चलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्यूबरनेटिस का अगला टॉपिक। और दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कुबरनेटिस सर्विस के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्विस होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, हमने कई बार लास्ट वाले वीडियो में ये चीज़ रिपीट भी की है कि कोई भी अगर आपने डिप्लॉयमेंट बनाया, ठीक है, या फिर आप रेप्लिका कंट्रोलर बनाते हो या रेप्लिका सेट बनाते हो, ठीक है। तो अभी के केस में ये मेरे पास एक डिप्लॉयमेंट है और आप सबको पता है कि डिप्लॉयमेंट के अंदर रेप्लिका सेट होगा और रेप्लिका सेट के अंदर आप सबको पता है पॉड, है ना। आपने जितने पॉड मांगे हैं, चलो ये चीज़ है। अब कोई भी बंदा इन पॉड में चलने वाली एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहता है, चाहे आप क्लस्टर के अंदर बैठ के एक्सेस करने की कोशिश करो, चाहे क्लस्टर के बाहर, आप कभी भी ये नहीं करोगे कि आप इस पॉड की आईपी को हिट करके एक्सेस आप नहीं करोगे। क्लियर? क्यों नहीं करोगे? मान लीजिए कि आप क्लस्टर के अंदर हैं या क्लस्टर के बाहर हैं, ठीक है। मान लो एक बंदा है, ये क्लस्टर के बाहर बैठा है, और एक बंदा है, मान लीजिए आपने क्लस्टर के अंदर ही बैठे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ जहाँ चल रही है उसी क्लस्टर की किसी मशीन में बैठे हो आप। अब आप बोलते हो कि भाई इस डिप्लॉयमेंट के अंदर जो रेप्लिका सेट है, रेप्लिका सेट में जो 4 पॉड्स चल रहे हैं, 4 पॉड में सेम एप्लीकेशन है, तो आप कहते हो कि मैं सीधे पॉड की आईपी को हिट करके एक्सेस कर लूँगा। बिल्कुल, आप सीधे पॉड की आईपी को हिट करिए, एक्सेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद करिए कि अगर पॉड को कुछ होता है तो पॉड वापस से रिक्रिएट हो जाता है। तो जब पॉड अगर वापस से रिक्रिएट हो जाता है तो अब पॉड की आईपी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब आपको बार बार नई आईपी का अपडेट लेना पड़ेगा। क्लियर? इसी तरीके से अगर आप क्लस्टर के बाहर हैं, तो अगर आप क्लस्टर के बाहर हैं तो आप समझिए पॉड तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि पॉड की जो आईपी होती है वो इंटरनली क्लस्टर, जब आप क्लस्टर सेटअप करते हैं तो वहां पर आप एक आईपी का रेंज देते हैं पॉड का, और वो प्राइवेट रेंज होती है। तो आप वैसे भी बाहर से पॉड के आईपी तक तो आप पहुंच नहीं सकते। अगर पहुंचना है तो फिर आप वो क्लस्टर के अंदर पोर्ट फॉरवर्डिंग, आईपी फॉरवर्डिंग करेंगे, वो बहुत लंबा तामझाम हो जाएगा। और मान लीजिए, चलिए अगर आपने आईपी फॉरवर्डिंग, पोर्ट फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज भी कर लेते हो, तो अब अगर आप बाहर से बैठ के ये पॉड जिस भी क्लस्टर में जिस भी नोड पे चल रहा होगा, उस नोड पे आपने आईपी फॉरवर्डिंग लगा रखी है कि भाई इस नोड की इस आईपी के इस पोर्ट पे हिट मारे तो इस पॉड टाइप इस पॉड की तरफ ट्रैफिक को रिडायरेक्ट कर दे। ठीक है, वो रिडायरेक्ट करता रहेगा। लेकिन अगर ये पॉड कल को डिलीट हो गया, इसकी जगह नया पॉड रिक्रिएट हुआ, उसकी आईपी चेंज हो गई, तो बार बार आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी ना, आईपी फॉरवर्डिंग। तो ये बेस्ट तरीका नहीं है कहीं ना कहीं, और है भी नहीं। तो इसके लिए कुबरनेटिस ने आपको बोला कि अगर आप कोई भी डिप्लॉयमेंट बनाते हैं और डिप्लॉयमेंट को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप डिप्लॉयमेंट के ऊपर सर्विस बना दें। क्या बना दें? सर्विस। ठीक है, क्या बना दें? सर्विस। तो जब डिप्लॉयमेंट के ऊपर आप एक सर्विस बनाएंगे तो सर्विस की भी एक आईपी हो जाती है, सर्विस को एक आईपी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल मान लो सर्विस को ये आईपी मिल गई, ये एग्जांपल है। और जैसी सर्विस बनता है तो सर्विस क्या करेगा, सर्विस क्या करता है कि सर्विस इस डिप्लॉयमेंट के बैकएंड में जो रेप्लिका सेट है, और रेप्लिका सेट में जितने भी पॉड्स होंगे उन सारे पॉड को अपने साथ मैप कर लेता है, अपने अंदर एंड पॉइंट की तरह ऐड कर लेता है। और फिर आपको कहा जाता है कि आप चाहे क्लस्टर के अंदर हो या क्लस्टर के बाहर हो, आपको कहा जाता है कि आप डायरेक्टली पॉड की आईपी को हिट ना करें, आप सर्विस जो बनी है उसकी आईपी को हिट करें। तो सर्विस के बैकएंड में सारे पॉड एडेड हैं, वो उधर ट्रैफिक को रिडायरेक्ट कर देगा। और कल को अगर कोई पॉड डिलीट भी हो गया तो वापस से जब रिक्रिएट होगा तो नया पॉड जब आएगा तो उस नए पॉड की आईपी को अपने अपने साथ मैप कर लेगा। वो सर्विस की हेडेक है। आप सर्विस की आईपी को हिट मारो तो सर्विस की आईपी कभी चेंज नहीं होगी, यही रहेगी जो एक बार बन गई। इसी तरीके से बाहर का बंदा भी हिट मारेगा। तो इसीलिए सर्विस की यहां पर जरूरत पड़ती है। तो कोई भी अगर आप डिप्लॉयमेंट बनाते हैं, अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं,
चाहे क्लस्टर के अंदर से बैठ के एक्सेस करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली पॉड की आईपी को हिट ना करें, आप सर्विस को हिट मारें। तो अगर आपने कोई डिप्लॉयमेंट बनाया, उसकी सर्विस बनाई, तो उस डिप्लॉयमेंट के अंदर जो रेप्लिका सेट है, रेप्लिका सेट में जो पॉड्स हैं, वो सारे पॉड्स सर्विस के साथ ऐड हो जाते हैं एज एंड पॉइंट, जैसे लोड बैलेंसर में होता है। तो इसलिए सर्विस का कॉन्सेप्ट यहां पर आया है। तो अब बात करते हैं सर्विस के कितने टाइप होते हैं। तो सर्विस के नंबर ऑफ टाइप्स होते हैं, उन सारे टाइप्स को समझेंगे। पहले इस डायग्राम को हटा देते हैं। ये डायग्राम सिर्फ सर्विस का यूज केस समझाने के लिए था। अब बात करते हैं सर्विस के कितने टाइप होते हैं और कौन कौन से टाइप का क्या यूज केस है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्यूबरनेटिस सर्विस टाइप। तो 3 टाइप के सर्विस मिलेंगे आपको। एक मिलेगा आपको क्लस्टर आईपी, दूसरा आपको मिलेगा नोड पोर्ट, तीसरा आपको मिलेगा लोड बैलेंसर। तो 3 टाइप की सर्विस यहां पर हैं। अब समझते हैं तीनों का यूज केस क्या क्या है। तो मान लीजिए ये आपका क्लस्टर चल रहा है, यहां पर ये आपका क्लस्टर चल रहा है। क्लस्टर के अंदर मान लीजिए आपने 2 नोड है, या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये एक नोड है और ये एक नोड है। मेरे पास यहाँ पर 2 नोड है, ये एक नोड है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर भी कुछ आपको समझाना है। और एक नोड ये है। और आप इंडस्ट्री में क्लस्टर बनाए होंगे तो आप नंबर ऑफ नोड्स रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरा कंप्लीटली क्या है, क्यूबरनेटिस क्लस्टर है। ठीक है, 2 नोड के साथ क्लस्टर सेटअप है। और ये नोड जो है ये मास्टर है। मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस का थोड़ा सा इशू आएगा यहाँ पर। तो ये मेरा मास्टर नोड हो गया और ये मेरा हो गया वर्कर नोड। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना दोस्तों इसको। वर्कर नोड। अब इस नोड की आईपी भी लिख देता हूँ, क्या है 192.168.1.7। ठीक है, इस वर्कर नोड की आईपी भी लिख देता हूँ यहाँ पर मैं 192.168.1.8। ठीक है, चलो अब क्या हुआ, आपने क्लस्टर के अंदर 2 डिप्लॉयमेंट बनाए। एक डिप्लॉयमेंट आपने एज अ वेब सर्विस के लिए बनाई और एक डिप्लॉयमेंट आपने एज अ डेटाबेस के लिए बनाया। तो वेब सर्विस डिप्लॉयमेंट के अंदर आपके वेब सर्वर है और डेटाबेस डिप्लॉयमेंट के बैकएंड में आपके डेटाबेस पॉड है। तो ये आपने एक डिप्लॉयमेंट यहां पर बनाया और ये डिप्लॉयमेंट आपने एक यहां पर बनाया। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, ये फॉर एग्जांपल एज अ वेब डिप्लॉयमेंट है आपका, और ये एक आपने डिप्लॉयमेंट बनाया मान लीजिए डाटाबेस। ठीक है, अब जब आपने डिप्लॉयमेंट बनाया होगा तो आप सबको पता है कि डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या बना होगा, रेप्लिका सेट। ठीक है, इसके अंदर भी रेप्लिका सेट बना होगा। ठीक है, चलो अब आपने इस डिप्लॉयमेंट में रेप्लिका सेट में अभी आपने नंबर ऑफ रेप्लिका नहीं मांगी। अभी सिर्फ आप समझ लीजिए कि आपने रेप्लिका सेट के अंदर एक ही पॉड मांगा, तो ये पॉड आपका क्रिएट हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ मांगेंगे तो 4 आ जाएंगे, अभी बात करेंगे बाद में।
ऐसे ही इसके अंदर भी आपने एक ही पॉड मांगा, और ऐसा समझिए दोनों पॉड अभी मास्टर नोड में ही आ गए। अभी वर्कर नोड में हम बात करेंगे। ठीक है, और इस ये मान लीजिए आपका वेब बेस्ड पॉड है। ठीक है, और इस पॉड पे आपका डेटाबेस चल रहा है। ठीक है, डेटा डीबी बेस्ड पॉड है। आप सबको पता है कि जब पॉड बनता है तो पॉड की भी आईपी आती है। मान लीजिए इस पॉड की आईपी है 10.200.10.10, और इस डेटाबेस पॉड की जो आईपी है वो मान लीजिए ये है 10.200.10.11। ठीक है, चलो अब आपने दो डिप्लॉयमेंट बनाया, एक वेब और एक डेटाबेस। अब सवाल ऐसा आता है कि आपको बोला जाए कि यार ये वेब के साथ ना ये डेटाबेस इंटीग्रेट करना है, तो आप क्या करेंगे, ज़रा दिमाग लगाइए। आप बोलेंगे डेटाबेस का आईपी लाइए ना, डेटाबेस, और डेटाबेस कहाँ चल रहा है, पॉड पे, तो पॉड की आईपी आप उठाएंगे, डेटाबेस पॉड की आईपी उठाएंगे और इस वेब पॉड के अंदर जाके आप इस आईपी के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। ठीक है, आपने इंटीग्रेशन कर दी, बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम कब आएगी आपके साथ? प्रॉब्लम तब आएगी, मान लीजिए इस डेटाबेस का जो ये पॉड है, ये पॉड कल को कुछ हो जाता है, तो आपका रेप्लिका सेट क्या करेगा, डिजायर वैल्यू को फुलफिल करने के लिए नया पॉड क्रिएट कर देगा। अब जब नया पॉड क्रिएट करेगा तो उसकी आईपी 11 थोड़ी, उसकी आईपी 11 नहीं होगी, उसकी आईपी 12 हो सकती है, 13 हो सकती है, 14 हो सकती है, बिल्कुल। तो फिर आप देखेंगे यार, वेब कल को अगर डेटाबेस पॉड को कुछ होता है तो आपका वेब जो पॉड है वो उसके लिए वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसने जो हार्ड कोड किया है वो पॉड तो चले गए, वो आईपी तो चला गया। अब नया पॉड आया है, उस पर डेटा तो आ गया, डेटाबेस तो आ गया, लेकिन उसकी आईपी चेंज हो गई। इसका मतलब आपको दोबारा से हार्ड कोड करना पड़ेगा दूसरी आईपी को। तो कितनी बड़ी डिफिकल्टीज यहाँ पर देखने को मिल सकती है, बार बार आप यहाँ पर चेंज ही मारते रहेंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया वो प्रॉब्लम था, ये भी एक प्रॉब्लम है भाई, ऐसे काम करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो हम लोग ऐसे काम नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए कुबरनेटिस ने बोला कि भाई आप इस वेब पॉड को अगर डेटाबेस पॉड से कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं तो आप पॉड की आईपी से कम्युनिकेशन मत कराइए। आप क्या करिए, वेब डिप्लॉयमेंट के ऊपर आप एक सर्विस बनाइए, डेटाबेस डिप्लॉयमेंट के ऊपर भी आप अपना एक सर्विस बनाइए, राइट। वेब डिप्लॉयमेंट के ऊपर भी आप सर्विस बनाइए, डेटाबेस डिप्लॉयमेंट के ऊपर भी आप सर्विस बनाइए। तो ये मैंने यहां पर भी सर्विस बना दिया, और सर्विस का टाइप अभी मैंने यहां पर रखा क्लस्टर आईपी। क्या रखा, क्लस्टर आईपी। और डेटाबेस डिप्लॉयमेंट के ऊपर भी मैंने सर्विस बनाया, और सर्विस का टाइप क्या रखा मैंने यहां पर, क्लस्टर आईपी। राइट। तो जैसे ही मैंने इस डिप्लॉयमेंट का सर्विस बनाया तो इस सर्विस को एक आईपी असाइन हो जाएगी, और वो आईपी भी एक वर्चुअल आईपी होगी, ठीक है ना, जो आपने क्लस्टर में सेटअप किया होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है 10.200.11.10, और इसकी आईपी भी ये है। आप जिस तरीके से पॉड नेटवर्क सेटअप करते हैं ऐसे आप सर्विस आईपी सर्विस नेटवर्क भी सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो डेटाबेस डिप्लॉयमेंट का जो आपने सर्विस बनाया, सर्विस का टाइप क्या है, क्लस्टर आईपी। तो इस सर्विस को ये आईपी मिल गई और इस सर्विस को ये आईपी मिल गई। उसके बाद जैसे ही आपने डिप्लॉयमेंट का सर्विस बनाते हो तो सर्विस क्या चेक करता है, सर्विस चेक करता है इस डिप्लॉयमेंट के अंदर जो रेप्लिका सेट है, रेप्लिका सेट में कितने पॉड हैं। जितने पॉड उसे रेप्लिका सेट में मिलेंगे वो सारे पॉड को अपना एंड पॉइंट बना लेता है, बोलते तो अपने अंदर ऐड कर लेता है। इसका मतलब ये भी, ये सर्विस भी इस पॉड को अपने अंदर ऐड कर लेगा, और ये सर्विस भी इस पॉड को अपने अंदर ऐड कर लेगा। और अब कहा जाएगा अगर इस वेब पॉड को इस डेटाबेस के साथ इंटीग्रेशन करनी है तो इस पॉड की आईपी को हार्ड कोड ना करे, और इस सर्विस की आईपी को हार्ड कोड करे, इस सर्विस की आईपी को, इस डेटाबेस के डिप्लॉयमेंट की सर्विस की आईपी को हार्ड कोड करे। तो अब क्या फायदा होगा,
अब मान लीजिए कल को ये पॉड डिलीट हो जाता है, इसकी इसकी जगह दूसरा पॉड आ भी जाता है, उसकी दूसरी आईपी हो भी जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सर्विस उसे दोबारा से नए पॉड को उसकी आईपी को अपने अंदर ऐड कर लेगा और इस वेब सर्वर पॉड को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि इसने इसको हिट मार रहा है। तो ऐसा करने से जो ट्रैफिक का फ्लो है इस तरीके से हो जाता है कि ऐसे ट्रैफिक आती है और इस सर्विस के पास पहुंच जाती है। अब इस सर्विस को पता होता है कि अच्छा इस डेटाबेस पॉड को ले जाना है, अगर ये पॉड डिलीट हुआ दूसरा पॉड क्रिएट हो गया तो ये उसके साइड ट्रैफिक को ऐसे रिडायरेक्ट कर देता है। क्लियर? एक तो ये सिनेरियो हो गया जो मैंने आपको बताया, और यहां पर सर्विस का टाइप क्या है, क्लस्टर आईपी। ठीक है, इसी तरीके से एक प्रॉब्लम और आ सकती है। मान लीजिए कि आपने बोला यार डेटाबेस पॉड की भी रेप्लिकेशंस करनी है, तो मान लीजिए डेटाबेस के भी नंबर ऑफ पॉड्स आ गए। ठीक है, आपने डेटाबेस के भी नंबर ऑफ पॉड्स मांग लिए, तो जरूरी थोड़ी कि सारे पॉड्स मास्टर नोड में ही जाए, हो सकता है कुछ पॉड आपके वर्कर नोड पे आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है ना, कुछ पॉड आपके वर्कर नोड में आना स्टार्ट हो जाए। ये लो, आपने 4 रेप्लिका मांगा, ऐसे वेब के भी आप बनाए तो और यहाँ पर आ जाए इस वर्कर नोड में। अभी मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ये लो, ये वेब के आपके 2 पॉड हो गए, दूसरे वाले को आईपी ये मिल गई। और डेटाबेस के 3 पॉड जो आपने रेप्लिकेशन करी वो इस साइड आ गए वर्कर नोड पे, इनकी आईपी मान लीजिए ये है। तो पॉड तो कहीं भी जा सकते हैं ना क्लस्टर में। चलो, ये हो गया। तो अब ये सर्विस क्या करेगा, ये सर्विस इन चारों पॉड की आईपी को अपने साथ ऐड कर लेगा। ठीक है, और ये सर्विस क्या करेगा, इन दोनों पॉड को अपने साथ ऐड कर लेगा। तो मान लो अगर ये वेब सर्वर है, इस वेब सर्वर को डेटाबेस चाहिए, तो अब 4 डेटाबेस है, तो ये 4 डेटाबेस बैकएंड में चल रहे हैं, बोले तो 4 डेटाबेस पॉड चल रहे हैं। तो ये वेब सर्वर कौन से पॉड से बात करेगा, तो हमने बता दिया भाई इस वेब सर्वर को अगर डेटाबेस पॉड पे जाना है तो आप इस पे हिट मारो, ये रिडायरेक्ट कर देगा। क्लियर? तो ये था दोस्तों सर्विस का एग्जांपल। अब बात करते हैं यहाँ पे सर्विस का टाइप हमने क्लस्टर आईपी रखा है, तो क्लस्टर आईपी रखने का क्या मतलब है। तो क्लस्टर आईपी हम जब रखते हैं तो क्लस्टर आईपी बेसिकली हम तब डिफाइन करते हैं जब हमें इंटरनल ही बात करवाना है। ठीक है ना, क्योंकि ये देखो ये भी इंटरनल है, ये भी इंटरनल है, कोई भी बाहर से नहीं आ सकता अभी। ठीक है, या फिर मुझे अगर क्लस्टर में ही बैठकर, क्लस्टर में इस वर्कर नोड से बैठकर मैं इस वेब सर्वर तक जाना चाहता हूं, मैं खुद हिट करना चाहता हूं, तो मैं इस सर्विस को हिट मारूंगा, चला जाऊंगा। तो ये जो सर्विस आपने बनाया जिसका टाइप क्या है, क्लस्टर आईपी, तो ये क्लस्टर आईपी क्या करता है, ये जो आईपी सर्विस को मिलती है ये लोग वर्चुअली होती है, क्लस्टर के अंदर का ही पार्ट होता है प्राइवेट आईपी। तो ये आईपी भी बाहर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। मतलब इतना करने से ये नंबर ऑफ डिप्लॉयमेंट है, वो नंबर ऑफ डिप्लॉयमेंट आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और ये फंक्शनलिटी आपको मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई बंदा इंटरनेट में बैठा हुआ है, ठीक है, कोई बंदा अगर इधर बैठा हुआ है इंटरनेट में ये, और अगर हम बात करें क्या ये बंदा आपके इस वेब सर्वर डिप्लॉयमेंट को एक्सेस कर सकता है, तो ये बंदा इस क्लस्टर आईपी, ये जो सर्विस है जिसका टाइप क्या है क्लस्टर आईपी, इस आईपी को हिट नहीं कर सकता क्योंकि इंटरनल है। तो जब भी हम डिप्लॉयमेंट की सर्विस बनाते हैं और सर्विस का टाइप अगर क्लस्टर आईपी रखते हैं तो वो इंटरनल ही कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, बस बाहर से कोई नहीं आ सकता अभी। जैसे इंटरनल कम्युनिकेशन बोले तो ये वेब डिप्लॉयमेंट, ये डेटाबेस डिप्लॉयमेंट से इंटरनली बात कर रहा है, कोई भी बंदा बाहर से ना ही अभी वेब सर्वर पे आ सकता है ना ही अभी इस पे आ सकता है डेटाबेस में। तो अब सवाल आता है कि यार बाहर से कोई बंदा आना चाहता है इस डिप्लॉयमेंट को एक्सेस करने, इस डिप्लॉयमेंट में जो वेब सर्वर चल रहे हैं उसको एक्सेस करने, तो क्या करना होगा।
तो उस केस में आपको डिप्लॉयमेंट की सर्विस तो बनानी है, लेकिन क्लस्टर आईपी नहीं बनानी है, आपको नोड पोर्ट बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों? नोड पोर्ट। अगर आप बाहर से एक्सेस करवाना चाहते हैं अपने इस डिप्लॉयमेंट को, तो मान लीजिए अगर आप वेब सर्वर डिप्लॉयमेंट को एक्सेस करवाना चाहते हैं, तो आप इस वेब सर्वर का जो डिप्लॉयमेंट है उसकी सर्विस बनाएं और सर्विस का टाइप नोड पोर्ट रखें। और अगर आप डेटाबेस को नहीं करवाना चाहते हैं, तो इसकी सर्विस का टाइप क्लस्टर आईपी रहने दें, नोड पोर्ट ना रखें, क्योंकि आप इसे बाहर से एक्सेस मत करवाइए एज अ प्राइवेट पर्पस। तो इस सिनेरियो में भी मैं ऐसा ही करना चाहता हूं कि मैं अपने वेब सर्वर वाले डिप्लॉयमेंट को ही बाहर से एक्सेस करवाना चाहता हूं, डेटाबेस वाले को नहीं करवाना चाहता। तो मैं डेटाबेस वाले डिप्लॉयमेंट की जो सर्विस है उसका टाइप क्लस्टर आईपी ही रखूंगा। इसका इस डिप्लॉयमेंट का जब सर्विस बनाऊंगा तो सर्विस का टाइप मैं नोड पोर्ट रखूंगा। तो जब आप नोड पोर्ट रखेंगे तो होता क्या है? तो जब आप नोड पोर्ट बनाते हैं, एक चीज और बताता हूं, आप इस डिप्लॉयमेंट का जो सर्विस है ना, वो सर्विस एक ही बार बना सकते हैं। पता है, ऐसा नहीं है कि आप इस डिप्लॉयमेंट का एक सर्विस बनाए क्लस्टर आईपी, दूसरा बनाए आप नोड पोर्ट, तीसरा बनाए लोड बैलेंसर। ऐसा नहीं होगा, बनेगा एक ही। इस डिप्लॉयमेंट का सर्विस एक ही बनेगा। तो मान लीजिए अगर इस डिप्लॉयमेंट का सर्विस आपने एक बना दिया है और उसका टाइप क्लस्टर आईपी रख दिया है, तो अब इस डिप्लॉयमेंट का दूसरा सर्विस नहीं बनेगा, तो आपको ये सर्विस डिलीट करनी पड़ेगी। और जब आप ये सर्विस डिलीट करेंगे और उसके बाद जब आप नई सर्विस बनाएंगे और सर्विस का टाइप आप नोड पोर्ट रखेंगे, तो बैकएंड में क्या होगा? तो अगर आप अपने डिप्लॉयमेंट की सर्विस बनाते हैं, सर्विस का टाइप अगर आप नोड पोर्ट रखते हैं, तो दो चीज होता है, तब क्लस्टर आईपी भी क्रिएट होती है और साथ में नोड पोर्ट भी क्रिएट होता है। क्यों, बताता हूं। पहले बात करते हैं कि जब आपने नोड पोर्ट बनाया तो होगा क्या। तो जब आप नोड पोर्ट बनाएंगे तो आपकी इस क्लस्टर की जो आईपी होगी, उस आईपी के साथ एक रैंडम पोर्ट मैप्ड हो जाता है। मान लो 4x3, ठीक है, ये 4x3 ये मैप्ड हो जाएगा। क्लियर? और इसी के साथ साथ आपके क्लस्टर में जितने भी नोड होंगे, उन सब नोड के साथ वो 4x3 मैप्ड हो जाएगा। क्लियर? और उसी के साथ साथ एक सर्विस आईपी भी यहां पर, बोले तो एक क्लस्टर आईपी भी यहां पर क्रिएट होगा। बोले तो जब आप नोड पोर्ट बनाते हैं तो दो चीज होता है, एक तो क्लस्टर आईपी भी बनेगी और दूसरा नोड पोर्ट भी बनेगा। बोले तो आपके नोड को एक पोर्ट भी असाइन हो जाएगा और क्लस्टर के अंदर जितने भी नोड होंगे उन सब नोड को सेम पोर्ट असाइन हो जाएगा। तो अब अगर कोई बंदा बाहर से इसे एक्सेस करना चाहता है तो क्या करेगा, यहां से बैठ के इस नोड की इस आईपी को हिट मारेगा। ठीक है, अब जब इस नोड की इस आईपी के इस पोर्ट को हिट मारेगा तो ये बैकएंड में क्या करेगा, सर्विस भी बनी है तो इस सर्विस तक जाएगा और ये सर्विस इस पोर्ट तक ट्रैफिक को लेके चला जाएगा। तो नोड पोर्ट बनाने की जरूरत हमें कब पड़ी, अगर कोई बंदा बाहर, अगर हम अपने डिप्लॉयमेंट को बाहर से एक्सेस करवाना चाहते हैं तो हमें सर्विस का टाइप नोड पोर्ट रखना पड़ा। तो अभी भी बंदा बाहर से नोड की इस आईपी के इस पोर्ट को हिट मारता है और उसके बाद इस नोड की आईपी और इस पोर्ट को पता है कि उसे इस क्लस्टर आईपी पे जाना है, क्योंकि साथ में क्लस्टर आईपी भी बनती है और एक क्लस्टर आईपी को पता है कि भाई इस बैकएंड में दो पोर्ट है, दो पोर्ट पे ट्रैफिक को रिडायरेक्ट कर देना है। तो बस बात खत्म, बाहर से बंदा इसको हिट करके एक्सेस कर लेगा और ये वेब सर्वर पोर्ट इस डेटाबेस से बात कर रहा है इंटरनली। डेटाबेस का आप सर्विस क्लस्टर आईपी रहने दें, नोड पोर्ट ना रखें। क्लियर? अब इसी के साथ साथ अगर आप बाहर का बंदा अगर इस नोड की इस आईपी के इस पोर्ट को हिट मारता है, तब भी वो इसी डिप्लॉयमेंट के साइड जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इस डिप्लॉयमेंट का सर्विस बनाते हो, सर्विस का टाइप नोड पोर्ट रखते हैं, तो आपके क्लस्टर में जितने भी नोड होंगे हर नोड के साथ ये पोर्ट एक्सपोज हो जाता है। तो इसके पास भी अगर ट्रैफिक आती है तो इस नोड में अगर आप देखें तो कोई भी पॉड नहीं है वेब के, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये इस सर्विस के पास जाएगा, क्योंकि सर्विस को पता है, क्योंकि साथ में सर्विस भी बनी है, सर्विस को पता है कि टॉप में कितने नोड हैं। तो इस नोड की आईपी को हिट मारोगे तो ये इधर ही रिडायरेक्ट करेगा और इधर से ही रिस्पॉन्स कर देगा।
तो बाहर से एक्सेस करवाने के लिए हमें नोड पोर्ट की जरूरत पड़ी। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और थोड़ा सा आगे चलता हूं। अब अगर हम चाहते हैं कि बाहर से कोई भी बंदा जब हमारे इस डिप्लॉयमेंट को एक्सेस करे, तो ये यार आईपी और ये पोर्ट, क्या इसे हर बार पोर्ट लगाना पड़ेगा? तो डेफिनेटली इसे पोर्ट लगाना पड़ेगा। इसे पोर्ट यहां पर लगाना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि अगर बंदा बाहर से एक्सेस करे तो सिर्फ आईपी को हिट मारे ना, क्लस्टर की नोड की आईपी को हिट मारे, पोर्ट क्यों लगा रहा है भाई? तो अगर आप चाहते हैं पोर्ट ना लगाना पड़े, तो फिर आप क्या करें, सर्विस जब क्रिएट करें तो सर्विस का टाइप आप लोड बैलेंसर रखें। क्या रखें? सर्विस का टाइप आप लोड बैलेंसर रखें। तो जब आप सर्विस बनाएंगे और सर्विस का टाइप अगर आप लोड बैलेंसर रखेंगे तो क्या होगा? लेकिन सर्विस का टाइप जब आप लोड बैलेंसर करेंगे तो आपको एक लोड बैलेंसर भी चाहिए। और अगर आप ये चीज क्लाउड में कर रहे हैं, एजोर में बैठ के कर रहे हैं, गूगल क्लाउड में बैठ के कर रहे हैं, एडब्ल्यूएस क्लाउड में बैठ के कर रहे हैं, तो जब आप इस डिप्लॉयमेंट का सर्विस बनाते हो, सर्विस का टाइप अगर आप लोड बैलेंसर रखते हैं, तो वहां पर ऑटोमेटिक एक लोड बैलेंसर प्रोविजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये लोड बैलेंसर प्रोविजन हो जाएगा। और जैसे ही लोड बैलेंसर प्रोविजन हो जाएगा तो लोड बैलेंसर की एक आईपी मिल जाती है। अगर आप एडब्ल्यूएस में तो होस्ट नेम मिल जाएगा, एजोर में तो एक आईपी मिल जाएगी, गूगल क्लाउड में तो एक आईपी मिल जाएगी। तो इस लोड बैलेंसर की एक आईपी हो जाती है। मान लीजिए ये आईपी है। तो जैसे ही आपने इस डिप्लॉयमेंट का सर्विस बनाया, सर्विस का टाइप अगर आपने लोड बैलेंसर किया तो ऊपर एक लोड बैलेंसर क्रिएट होगा। और इसी के साथ साथ जब आप सर्विस का टाइप लोड बैलेंसर करते हैं तो लोड बैलेंसर भी प्रोविजन होता है, नोड पोर्ट भी होता है और क्लस्टर आईपी भी होती है। तो इसका मतलब जब आप सर्विस का टाइप लोड बैलेंसर करते हैं तो बैकएंड के दोनों चीज भी ऑटोमेटिक प्रोविजन हो जाते हैं। क्यों होते बताता हूं। क्योंकि जब ये लोड बैलेंसर प्रोविजन होता है तो ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, इस नोड की आईपी और इस पोर्ट को अपने अंदर ऐड कर लेगा। इस नोड की आईपी इस पोर्ट को अपने अंदर ऐड कर लेगा। क्लियर? उसके बाद बाहर से बंदा क्या करेगा, यहां से बैठ के इस लोड बैलेंसर को हिट मारेगा। और ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, इस नोड के इस आईपी और इस पोर्ट को फॉरवर्ड कर देगा, इस नोड के इस आईपी और इस पोर्ट को फॉरवर्ड कर देगा। और मान लो अगर आप ये कहते हो कि आप सर्विस बना रहे हो, तो सर्विस का टाइप जब आप लोड बैलेंसर करते हो तो सिर्फ लोड बैलेंसर ही बने ना, ये नोड पोर्ट क्यों बन रहा है? क्योंकि आपका ये जो लोड बैलेंसर है, ये लोड बैलेंसर डायरेक्टली इस पॉड तक नहीं जा सकता। ये लोड बैलेंसर डायरेक्टली इस पॉड तक नहीं जा सकता, ये लोड बैलेंसर इस नोड तक ही जा सकता है। इसीलिए नोड पोर्ट भी क्रिएट होता है। राइट? ये रीजन है। इसी के साथ साथ आप बोलते हैं ठीक है भाई नोड पोर्ट क्रिएट हो गया, लेकिन ये क्लस्टर आईपी क्यों क्रिएट हो रहा है फिर? क्योंकि इस नोड को नहीं पता, इस नोड को नहीं पता कि बैकएंड में कितने पॉड है, इस नोड की आईपी और इस पोर्ट को नहीं पता कि बैकएंड में कितने पोर्ट है। कल को 1 करोड़ पोर्ट हो, 1 लाख पोर्ट हो, तो इसके पास कोई फंक्शनलिटी थोड़ी है कि 1 लाख पोर्ट को ट्रैफिक फॉरवर्ड करे। तो इसीलिए बैकएंड में क्लस्टर आईपी बनती है। तो बाहर से बंदा इसको हिट मारेगा, ये ट्रैफिक, ये लोड बैलेंसर अपना राउंड रॉबिन देखेगा, जैसे एडब्ल्यूएस में है, एजोर में है, गूगल क्लाउड में। तो बाहर से बंदा हिट मारा इसको, ये ट्रैफिक इसको देगा, ये ट्रैफिक देगा इस क्लस्टर आईपी को, ये क्लस्टर आईपी बोलेगा अच्छा मेरे बैकएंड में 2 पॉड है, एक ट्रैफिक इसको दे देगा। अब दोबारा बंदा हिट मारता है तो इधर ट्रैफिक आई, अच्छा ये लोड बैलेंसर बोलता है कि पहली ट्रैफिक इसको दिया था तो अभी अगली ट्रैफिक इस नोड को दे देगा। अब ये नोड के पास जब ट्रैफिक आ गई तो ये नोड बोलेगा भाई मेरी सर्विस कहाँ है, तो इसकी सर्विस तो ये रही, तो इस सर्विस को फॉरवर्ड कर देगा। अब ये सर्विस बोलेगा भाई पहले वाली ट्रैफिक इसको दिया था, अब इसको दे दूंगा। क्लियर?
तो आपको सर्विस का टाइप लोड बैलेंसर इसलिए बनाने की जरूरत पड़ती है कि आप अपने कस्टमर को सिर्फ आईपी दें, पोर्ट ना दें, क्योंकि कस्टमर को पोर्ट लगाना पसंद नहीं है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर 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 आप अपने कस्टमर को आईपी भी नहीं देना चाहते, नाम देना चाहते हैं, तो फिर तो आप सबको पता है कि आप डीएनएस लगाएं। फिर आपके पास डीएनएस होना चाहिए और आपने डीएनएस में एंट्री कर रखा है आईपी ए रिकॉर्ड www.cloudknowledges.com। बात खत्म। आप अपने कस्टमर को बोलिए भाई तू ये नाम को एट मार। किसको एट मार? तू इस नाम को एट मार, ये नाम इसको, और ये ब्रैकेट में चलेगा। क्लियर? इसी के साथ साथ अब मान लीजिए आप अपने क्लस्टर के अंदर जितने भी नंबर ऑफ डिप्लॉयमेंट बनाते हैं या जितने भी रेप्लिका सेट बनाते हैं सिर्फ, या रेप्लिकेशन कंट्रोलर बनाते हैं, उन सब की सर्विस का टाइप अगर आप लोड बैलेंसर रखेंगे तो यहां पर नंबर ऑफ लोड बैलेंसर ऐसे प्रोविजन होता रहेगा। लो भाई, एक लोड बैलेंसर एक डिप्लॉयमेंट के लिए, दूसरा लोड बैलेंसर दूसरे डिप्लॉयमेंट के लिए। क्लियर? समझ आ गई? चलो, लेकिन अगर मैं क्लाउड एनवायरनमेंट में नहीं बैठा हूं, मेरा एक क्लस्टर क्लाउड में नहीं है, AWS पे नहीं है, एजोर पे नहीं है, गूगल क्लाउड पे नहीं है, तो अगर मैं इस डिप्लॉयमेंट का सर्विस का टाइप लोड बैलेंसर करता हूं तो लोड बैलेंसर कहां से आएगा? सवाल आता है ना भाई। आप क्लाउड डिप्लॉयमेंट में है तो लोड बैलेंसर प्रोविजन हो जाता है, लेकिन अगर आप क्लाउड के इन्वायरमेंट में नहीं, आप VMware में हैं या ऑन प्रेमिसेस में हैं, फिजिकली चल रहा है, तो वहां पर लोड बैलेंसर कहां से आ जाएगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्लियर? तो इसको बैक करता हूं, वहां पे लोड बैलेंसर कहां से आएगा बताता हूं। देखो, क्यूबरनेटिस अपना लोड बैलेंसर की सर्विस प्रोवाइड करता है जिसको कहते हैं मेटल एलबी, जो आगे पढ़ेंगे। तो अगर आप ऑन प्रेमिसेस में हैं या VM पे बैठ के काम कर रहे हैं और आप अगर इस डिप्लॉयमेंट की सर्विस बनाते हैं और सर्विस का टाइप लोड बैलेंसर करते हैं, तो उसे लोड बैलेंसर कहाँ से मिलेगा? तो कुबरनेटिस ने अपनी माइक्रो सर्विस प्रोवाइड की है मेटल एलबी, कि आप अपने क्लस्टर के अंदर ही मास्टर नोड में एक पॉड के ऊपर अपना लोड बैलेंसर चला सकते हैं। तो अगर आपने मेटल एलबी कॉन्फ़िगर कर लिया अपने क्लस्टर में, तो अगर आप अपने डिप्लॉयमेंट की सर्विस बनाते हैं, सर्विस का टाइप लोड बैलेंसर करते हैं, तो आपका लोड बैलेंसर आपके क्लस्टर के अंदर ही मिल जाएगा। मैं अभी ऊपर यहाँ पे लिख रहा हूँ, हालांकि वो क्लस्टर के अंदर होगा। और मेटल एलबी के अंदर आप पब्लिक आईपी के पूल डिफाइन कर देते हैं। ठीक है ना? तो आपने अगर ISP से पब्लिक आईपी अपनी कंपनी में परचेज कर रखा है, तो मेटल एलबी को कॉन्फ़िगर करते टाइम आप वहां पर पब्लिक आईपी के पूल बता दीजिए, 50 पब्लिक आईपी, 100 पब्लिक आईपी। तो जब आप 50 पब्लिक आईपी मान लीजिए आपने बता दिया, तो जब आप इस डिप्लॉयमेंट की सर्विस बनाएंगे और सर्विस का टाइप अगर आप लोड बैलेंसर करेंगे, तो इस लोड बैलेंसर को उस मेटल एलबी लोड बैलेंसर को उस पूल में से एक आईपी यहां पर असाइन हो जाएगी। मान लीजिए ये असाइन हो गई, ठीक है, और ये रहेगा आपके क्लस्टर के अंदर ही, तो ये पब्लिक आईपी असाइन हो गई। तो अगर मेटल एलबी आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है तो इससे इंटरनल ही लोड बैलेंसर मिल जाएगा, और फिर ये बाकी का प्रोसेस यही सही चलेगा। ये लो, फिर आप इस मेटल एलबी लोड बैलेंसर की आईपी को आप अपना डीएनएस में एंट्री करें और बाहर से नेम, राइट। ऐसे आपने मेटल एलबी लोड बैलेंसर बना रखा है, तो आपने 50 आईपी का पूल दिया है, तो आप अगली डिप्लॉयमेंट बनाते हैं, अगली डिप्लॉयमेंट के लिए फिर आप क्या करते हो, सर्विस बनाते हो, सर्विस का टाइप लोड बैलेंसर करते हो, तो उसके लिए अलग लोड बैलेंसर प्रोविजन हो जाएगा। ये जो लोड बैलेंसर है ये क्या होगा, आपके क्लस्टर के अंदर पॉड पे ही चल रहा है, आपने वो AWS वाला नहीं यूज किया। तो ये कुबरनेटिस वालों ने मेटल एलबी सर्विस दिया, जब इसकी प्रैक्टिकल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और मान लीजिए अगर आपके पास मेटल एलबी भी नहीं है और आप ऑन प्रेमिसेस में बैठे हैं, तो क्या आपको आईपी और पोर्ट लगाकर ही हिट करना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास मेटल एलबी नहीं भी है ना, तब भी आप अपना काम चला सकते हो। कैसे बता देता हूं, नोड पोर्ट से ही काम चल जाता है। कैसे? अगर आपके पास मेटल एलबी नहीं है और अगर आप क्लाउड इन्वायरमेंट में नहीं बैठे हो, तो आप क्या करें,
आप अपना लोड बैलेंसर लगा लें, F5 वगैरह आप सबको पता आता है कि नहीं। आप क्या करें, अपना F5 का लोड बैलेंसर लगा लें, और उस लोड बैलेंसर के अंदर आप क्या करें, इस आईपी और इस पोर्ट को ऐड कर लें, इस आईपी इस पोर्ट को ऐड कर लें, और आप सबको पता है कि आपके लोड बैलेंसर का ये आईपी है मान लीजिए, बस बात खत्म, और ऊपर डीएनएस में एंट्री करा लीजिए। तो ऐसे भी काम चलता है। तो पहले जब कुबरनेटिस वालों ने मेटल एलवी लोड बैलेंसर की सर्विस नहीं दी थी, तो हम लोग अपने ऑन प्रेमिसेस में इस तरीके से ही यूज करते थे। तो उस टाइम पर कहा जाता था यार ऑन प्रेमिसेस में कुबरनेटिस का क्लस्टर लगाना है तो अपना F5 का अपना ऑन प्रेमिसेस लोड बैलेंसर लगाना पड़ेगा। क्लाउड पे जाते हैं तो दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वहां पे तो वो लोग दे देते हैं लोड बैलेंसर। तो उस टाइम पर क्लाउड पे बेनिफिट होता था। लेकिन आज के टाइम पे यार आप ऑन प्रेमिसेस में ही बैठकर अपना मेटल एलवी सेटअप करके अपना काम चला सकते हैं। ये F5 लेने की जरूरत आज के टाइम पर आपको नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे और मोर देन फंक्शनलिटी चाहिए, तो आप अपना F5 लगा लीजिए, क्योंकि F5 में आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं, इंडस्ट्री प्रिफर करती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का इन्वायरमेंट सेटअप कर रहे हैं। ये लीजिए, क्लियर, बस हो गया। तो इस तरीके से बाहर से कस्टमर हिट मारेगा इसको, ये इधर हिट मारेगा, ये इधर भेजेगा, ये बोलेगा ये ले सर्विस, ये ट्रैफिक इधर आएगी। अच्छा डायनेमिक वेबसाइट है, अच्छा इसको डेटाबेस, तो ये रहा डेटाबेस, ये इधर डेटाबेस पे ऐसे बात कर लेगा, ये डेटाबेस चल रहा है। ये लो भाई, आप अपने डेटाबेस को बाहर से एक्सेस नहीं करवाना चाहते तो आप इस डिप्लॉयमेंट का सर्विस का टाइप क्लस्टर आईपी ही रखें, इंटरनल कम्युनिकेशन कराना है, नोड पोर्ट ना रखें, लोड बैलेंसर ना रखें। तो इस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर आप जो भी डिप्लॉयमेंट बनाते हैं क्लस्टर के अंदर, उस डिप्लॉयमेंट को बाहर से एक्सेस करवाना चाहते हैं तो उसकी सर्विस बनाते हैं। सर्विस का टाइप या तो आप क्लस्टर आईपी या तो आप सर्विस का टाइप नोड पोर्ट रख दें। अगर नोड पोर्ट रखेंगे तो बाहर के कस्टमर को एक्सेस करने के लिए पोर्ट भी लगाना पड़ेगा। पोर्ट को स्किप करवाना चाहते हैं तो सर्विस का टाइप लोड बैलेंसर रख दें। और अपना अगर ऑन प्रेमिसेस में है तो अपना मेटल एलवी सेटअप कर लें पहले लोड बैलेंसर, या फिर अपना ऑन प्रेमिसेस से F5 लगा लें। अगर क्लाउड इन्वायरमेंट में है तो ये दोनों में से कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है, क्लाउड वाले खुद दे देते हैं लोड बैलेंसर, राइट। और उसकी आईपी आप अपने कस्टमर को दे दें या डीएनएस में एंट्री करके नेम दे दें। तो मोटा मोटी यही है कि अगर आप अपने क्लस्टर के अंदर जो कोई डिप्लॉयमेंट बनाते हैं उसे बाहर, उस डिप्लॉयमेंट को बाहर से एक्सेस नहीं देना चाहते, तो आप उसका एक सर्विस बनाएं और सर्विस का टाइप क्लस्टर आईपी रखें, तो इंटरनल ही बात करेगा, ठीक है। और क्लस्टर आईपी बनाना भी जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि अगर बैकएंड का पॉड डिलीट हो गया तो नया पॉड आया तो नई आईपी आएगी, तो बार बार डिफिकल्ट ना हो। और अगर बाहर से एक्सेस करवाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है सर्विस का टाइप लोड बैलेंसर रखें, क्लियर। तो इसी तरीके से जितने भी आप डिप्लॉयमेंट बनाते हैं अपने क्लस्टर के अंदर, मान लीजिए 50 डिप्लॉयमेंट बनाते हैं तो आपको 50 लोड बैलेंसर चाहिए, क्लियर। क्लाउड में तो क्लाउड में 50 लोड बैलेंसर क्रिएट हो जाएगा। मेटल एलवी में बैठे हुए हैं, मेटल एलवी अगर आपने ऑन प्रेमिसेस में लगा रखा है तो 50 पब्लिक आईपी आपको चाहिए, पूल चाहिए। अगर F5 की बात करें तो 50 F5 लोड बैलेंसर चाहिए। तो ये इतने सारे लोड बैलेंसर की जरूरत ना पड़े तो उसके लिए भी क्यूबरनेटिस ने एक अच्छी सर्विस दी है, जिसको ये लोग कहते हैं इंग्रेस कंट्रोलर, जो आगे बात करेंगे, अभी मैं बात नहीं करूंगा। अभी सिर्फ मैं आपको सर्विस के बारे में बात कर रहा हूं। तो बेसिकली ये सर्विस के 3 टाइप हैं, एक क्लस्टर आईपी, एक नोड पोर्ट और एक लोड बैलेंसर, और ये तीनों इस तरीके से काम करते हैं जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो इसी के साथ साथ अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल के साथ मिलते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे क्लस्टर आईपी का प्रैक्टिकल देखेंगे, फिर नोड पोर्ट का प्रैक्टिकल देखेंगे, फिर लोड बैलेंसर का। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग अगले वीडियो में इसके प्रैक्टिकल के साथ मिलते हैं, और उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कुबरनेटिस सर्विस टाइप बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कुबरनेटिस के सर्विस के कितने टाइप होते हैं, तो अब आप लोगों को पता चल चुका होगा, एक क्लस्टर आईपी, दूसरा नोड पोर्ट, तीसरा लोड बैलेंसर, और तीनों का यूज केस सिनेरियो भी मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप इंटरव्यू में मार नहीं खाएंगे, और अगर हम इसकी प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेटर हो जाएगा।
तो ठीक है, प्रैक्टिकल का वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।